ना वन मोर क्वेश्चन, ये करो दिमाग लगा के। थर्ड क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स initially being neutral, initially being neutral, given two identical conductors initially being neutral, if 10 raised to 10 10 raised to 12 कर देता हूँ, 10 raised to 12 electrons are transferred from one of them to other, and calculate force of attraction between them. If they are separated by 5 centimeters. Assume point size conductor. तो कंडक्टर्स आर वंस अगेन पॉइंट साइज। अभी क्या किया आपने, एक से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दूसरे में डाल दिए, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक से इलेक्ट्रॉन निकाले आप 10⁻12 और वो उठा के आपने डाल दिए दूसरे कंडक्टर में। जैसे ये कंडक्टर था, दिस भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए 10⁻12, so this becomes negative, this becomes positive, now they will attract each other, so you have to find force of attraction between them. Do it. Separation between them is 5 centimeters. Done. स्टार्ट मिला कि नहीं मिला? Q1 कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपने इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इतने ट्रांसफर कर दिए, तो 10 तो 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम पहले का चार्ज। Q2 दूसरे पे सेम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो -1.6 इंटू 10⁻⁷। ये दोनों का चार्ज है। अब उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 10⁻²। बस इसको फॉर्मूले में डालना है, आंसर मिल जाएगा। तो क्या आएगा? 4 just 1/4πε 9 इंटू 10⁻, Q1 Q2 1.6 इंटू 10⁻⁻n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻n अपॉन आर स्क्वायर 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। So this becomes 1.6 2.56 9 इंटू 2.56, ये 10/2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻9 - इंटू 2 - n -5 और -3, ये न्यूटन हो गया। 2.56 इंटू 4 10.24, तो कितना हो जाएगा? 92.16 इंटू 10⁻⁻3, so that is approximately 9.2 into 10⁻²। फिर भी क्रॉस चेक कर लेना, कभी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो। अदरवाइज सब बड़ा आसान है, आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा तो कुछ गलत है, समझा? सर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी। मैं ठीक है, चलेगा, वो तो मेरा भी गलत हो सकता है, वो तो बाद में कभी चेक कर लेना। नहीं गलत है, 4 10 ठीक है।
चलेगा चलेगा। क्लियर है ना? मुझे लग रहा है मैंने गलत चीज किया। 9 इंटू 0.24 कितना बराबर? ओके, तो छोटे क्वेश्चन आप डायरेक्ट डायरेक्ट जो पॉइंट वाले हैं वो कर सकते हो, राइट। अब देखो, अगर इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है, इसमें इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व कराएं, राइट, तो क्या बनेगा क्वेश्चन? जैसे इसी क्वेश्चन में मैं एक जो चार्ज है वो तो पॉइंट चार्ज लूंगा, दूसरा चार्ज जो है वो लाइन चार्ज ले लूंगा, एक रॉड ली मैंने ऐसे, ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पे भी टोटल 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है एंड ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। अब क्या? क्या मैं सीधा न्यूटन सॉरी कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं? कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा? सर, नहीं सर, नहीं नहीं होगा। होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कूलम्स लॉ अलाउज अस टू measure कैल force हाँ, acting between बिटवीन point charges only। सिर्फ पॉइंट चार्जेस के फोर्स को ही मेजर करना सिखाता है। और यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे लाइन चार्ज दिया हुआ है फाइनाइट लेंथ का, राइट। तो अब कैसे निकालें? तो इस बार यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। कैसे? ये जो सेकेंड कंडक्टर है जिसका लेंथ है फाइनाइट, मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट का जो लेंथ होगा वुड बी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। ये ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करूंगा। एक कंडक्टर लिया, एक पीस लिया मैंने, बहुत छोटा सा, आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया बट एक्चुअली ये बहुत छोटा सा है। x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक कंडक्टर लिया, पीस लिया, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, मतलब इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, ठीक। बहुत ध्यान से देखना, इस चैप्टर में ढेरों इंटीग्रेशन यूज होने वाले हैं। आगे भी चैप्टर्स में इंटीग्रेशन मिलेगा बट इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही, राइट। तो मैंने क्या किया, मुझे पॉइंट साइज कंडक्टर्स के बीच का फोर्स निकालना आता है, बट यहाँ जो कंडक्टर दिया था वो लाइन चार्ज दिया था ऐसा फाइनाइट लेंथ का। तो मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट का लेंथ जो है इतना छोटा है कि इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट साइज कंडक्टर, राइट। एंड उसका जो लोकेशन है, पोजीशन ली है मैंने पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस, एंड इसकी जो विड्थ ली है वो dx ली है। इस पे चार्ज कितना था मेरा? 10 माइक्रोकूलम, या सपोज कर लो मैं कहता हूँ Q, टोटल चार्ज Q है मान लेता हूँ इस पे। और इस पे जो टोटल चार्ज था वो भी Q था, बट इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज है, डिफरेंशियल चार्ज बोलते हैं ना, DQ है, बहुत छोटा चार्ज है। तो Q और DQ के बीच में आप चार्ज फोर्स निकाल सकते हैं। इसको कैपिटल Q लिख देता हूँ क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये टोटल चार्ज। तो अभी आप दोनों कैपिटल Q और DQ के बीच में फोर्स निकाल सकते हो। ये इस पे कितना फोर्स लगा है वो निकाल सकते हो क्या? सर समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हो। अरे मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। ये एक छोटा सा कंडक्टर है, इसका साइज बहुत ही छोटा है, मतलब पॉइंट साइज हो गया, और उस पे जो चार्ज है वो डिफरेंशियल चार्ज DQ है, और ये कैपिटल Q है, और ये डिस्टेंस x है। तो कैन यू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस? हाँ सर, पॉसिबल है क्योंकि अभी हमने उसको पॉइंट चार्ज पॉइंट बना दिया है चार्ज, ना। हाँ, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज करो DF है, डिफरेंशियल फोर्स लेना, DF कितना हो जाएगा? 1/4πε0 कैपिटल Q into DQ अपॉन x, राइट। अब देखो, ये जो डिफरेंशियल फोर्स है इसके अंदर पहले आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो, कितने वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी वेरिएबल्स डू यू सी? वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करना है? इस पूरे लेंथ पे आप डिफरेंशियल एलिमेंट सोचो, जैसे ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये एक तो ये जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट है
इन सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में 1/4πε0 बदल जाएगा क्या? नहीं। कैपिटल क्यू बदल जाएगा? नहीं। डी क्यू, ये जो स्मॉल डी लगा है ये तो वेरिएबल है, इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये तो वेरिएबल है। मुझे नहीं मालूम ये वाला और ये वाला कितना डी क्यू है, सब डी क्यू है, बट डी क्यू क्या है? इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, आई कैन नॉट से कि वो कौन सा इक्वल है कौन सा। तो ये तो वैसे वेरिएबल टर्म है। और एक्स, हर एक का एक्स भी अलग होगा, इसके लिए एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा। तो सबके लिए x का वैल्यू सेम अलग होगा और डी क्यू वेरिएबल, दो वेरिएबल है। सो हियर वी हैव टू वेरिएबल्स। बहुत स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है एंड वेरिएबल टर्म्स आ जाए, तो दो वेरिएबल टर्म्स है मेरे पास, डी क्यू और x। इसको रिड्यूस करना है आपको, एक वेरिएबल में लेके आना, ठीक? तो देखो, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सपोज लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस एलिमेंट का जो चार्ज है दैट इज डिफरेंशियल चार्ज dq, और जो लेंथ है दैट इज dx। तो लैम्डा इज dq बाय dx। तो dq का वैल्यू हो गया लैम्डा dx। तो लैम्डा अपॉन 4πε0 q, लैम्डा dx था तो लैम्डा साइड कर दिया तो 1/x² dx। तो ये बन गया मेरा डिफरेंशियल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड x के टर्म्स में निकाला है मैंने, लैम्डा q अपॉन 4πε0 1/x² dx। अब नेक्स्ट चीज जो आपको सोचनी है, जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं उन सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स पे जो फोर्स लगने वाला है, इज इट इन सेम डायरेक्शन? अगर नहीं है तो फिर रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो टेंशन नहीं। तो मैं देखूंगा ये डिफरेंशियल एलिमेंट, ये डिफरेंशियल एलिमेंट पे ये फोर्स इधर लगाएगा, इस पे भी इधर लगाएगा, इस पे भी इधर लगाएगा, इस पे इधर लगाएगा। ये मैं एज्यूम किया था, सॉरी बोलना भूल गया, ये जो है इसी लाइन में, ठीक है? तो सब पे फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है, यस। तो क्या चेक करना हमको? चेक वेदर force acting on all differential elements is in same direction or not. If it is in same direction, तो सीधा total forces integration of df lambda q 4πε0 1/x²। अब आपको लिमिट्स लेनी है, मतलब क्या बताना है? इंटीग्रल साइन को रेंज बतानी, x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है। लिमिट्स क्या होती हैं? रेंज ऑफ वेरिएबल टर्म। जैसे यहाँ पे x है तो x की वैल्यू, सब डिफरेंशियल एलिमेंट्स यहां से शुरू होकर यहां तक जाते हैं, तो जो सबसे लेफ्ट वाला उसके लिए x की वैल्यू ये हो गई। लेट अस अज्यूम, अभी थोड़ी देर के लिए a ले लेता हूँ। फिर यहां से चलते 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 x लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ है, ये लेंथ समझो b है, तो इस वाले एंड पे x की वैल्यू a प्लस b हो। तो मुझे बताना होगा कि वेरिएबल टर्म की लिमिट क्या है, रेंज कहाँ है। दैट इज रेंज ऑफ वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म की रेंज बतानी है आपको। तो शुरू करते हैं a से और जाता है a प्लस b तक। अब कैलकुलेशन देख लो आप, लैम्डा q 4πε0 साइड किया मैंने 1/x²। तो याद हो आपको, मैंने बोला था लास्ट ईयर भी कि फिजिक्स में ये वाला फॉर्मूला तो कम से कम मत भूलो, ये तो बहुत काम आता है। तो x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 अपॉन n+1 हो गया, राइट? तो 1/x² मतलब x⁻² क्या है? -2 है, सो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो x⁻⁻1 अपॉन -1, ये नीचे आ गया -1, तो ये आ गया -1/x a से a प्लस b। तो ये बन गया आंसर। अब इसको हम क्या करेंगे, अब x की जगह पहले अपर लिमिट डाल दो,
तो लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो माइनस 1 बाई ए प्लस बी, फिर डालो माइनस साइन, अब लोअर लिमिट डाल दो तो माइनस 1 बाई ए, ऐसा। तो लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये प्लस 1 बाई ए हो गया, माइनस 1 बाई ए प्लस बी हो गया। सो लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एलसीएम लिया ए प्लस बी माइनस ए, दैट इज बी अपॉन, ये आंसर है। सो आंसर इज लैम्डा क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बी अपॉन बी ए प्लस बी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। Therefore, इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 by 4 pi epsilon 0 is no doubt 9 into 10 raised to 9. लैम्डा कितना था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज इस रॉड पे कितना दिया था? 10 माइक्रोकूलम अपॉन लेंथ, उसका खुद का लेंथ 10 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू था 10 सेंटीमीटर, दिस वाज अगेन 10 सेंटीमीटर, 10 plus 10 20 सेंटीमीटर, 20 into 10 is 20. This will give you final answer. बहुत सारे टर्म्स लिख दिए, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये हो गया। सो ये 9 है अपॉन 2 कर देता हूँ, 10 raised to 9 minus 6 3 और 3 10 raised to 6 हो गया। कुछ ज्यादा आंसर वाली 10 raised to minus 3 plus 3, वो कैपिटल क्यू मिस कर दिया मैंने, क्या कैपिटल क्यू नहीं सब्स्टिट्यूट किया, 10 into 10 raised to minus 6 हो गया, 10 into 10, ये कैपिटल क्यू मिस कर दिया था मैंने, कैपिटल क्यू का वैल्यू दिया तो कितना हो जाएगा? 9 minus 6 3 3 minus 6 minus 3 minus 2 आंसर तो ये कुछ भी नहीं आएगा। सो 9 by 2 4.5 न्यूटन, ये आंसर हो गया। लैम्डा 10 minus 6 minus 4 हो गया, minus 4 बीटा हो गया 5 हो गया। क्रॉस चेक कर लो, आई बिलीव 4.5 न्यूटन आ रहा है, कर लो। बताओ यहाँ पे कौन से स्टेप्स नहीं समझ में आया? हेलो, यस सर। कहाँ तक समझा, कहाँ से नहीं समझा? सर वो इंटीग्रेशन जब भी हमने वो मतलब लिमिट्स का रेंज बताया ना, हाँ फिर वो -1/x a प्लस हाँ बी a हाँ। प्लस बी जो हुआ, उसके बाद से कुछ नहीं समझा सर। सी, इसके बाद मेन स्टेप्स कुछ बचे नहीं, एक्चुअली देख के नया लग रहा होगा शायद, बट बहुत आसान है। ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, हाँ ये तो सर। एज इट इज कॉपी किया। अब करना क्या होता है, जहां पे वेरिएबल है, वेरिएबल क्या था? एक्स था, उसकी जगह आपको अपर हाँ लिमिट डालनी है। तो एक्स की जगह मैंने ए प्लस बी लिख दिया, तो -1 बाई ए प्लस बी आ गया। हाँ फिर माइनस साइन डाल दो, अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन, फिर एक्स के ए डाल दो -1 बाई ए। तो ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन माइनस ये लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 बाई ए, अरे -1 बाई ए प्लस बी। एलसीएम हाँ लिया तो ए प्लस बी माइनस ए का बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी आ गया। ठीक है, हाँ सर। हाँ अब इसके बाद एक एक टर्म का सब्स्टिट्यूशन, शायद मैंने एक एक स्टेप आगे पीछे कर दिया, इसके लिए आपको समझाना। ये देखो, एक एक स्टेप का सब्स्टिट्यूशन है। इस क्वेश्चन में 1 by 4 pi epsilon 0 as usual 9 into 10 raised to 9 था। हाँ सर। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आपने कितना चार्ज लिया था? 10 माइक्रोकूलम।
पर यूनिट हाँ लेंथ, लेंथ कितना सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर हो गया हाँ क्यूब। सर। ये वाला चार्ज कितना लिया था हमने क्वेश्चन में, 10 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻5 हो गया 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। हाँ सर। अब ये 10 सेंटीमीटर था, ये लेंथ भी 10 था, ये भी 10 था, तो 10 10 हाँ वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 10 + 10 20 हो गया, तो 1/20 सेंटीमीटर, 1/0.2 हो गया, राइट। तो ये कितना हो गया आपका, ये ऊपर गया -4 -4 -5 -9 -9 और 9 कैंसिल, ये ऊपर गया 5 हो गया, अरे 45 न्यूटन आ रहा है, 45 न्यूटन। वो लास्ट टाइम पता नहीं कहा मैंने एक 10 मिस कर दिया होगा, इस बार ऐसा रखा हुआ है। ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम है और 10 सेंटीमीटर लेंथ है, इससे 10 सेंटीमीटर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर लेते हैं, एंगल अच्छा दिखेगा, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ, ये मिड पॉइंट है, राइट है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। तो एक रॉड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, पिछले क्वेश्चन जैसा। इस बार जो पॉइंट चार्ज है वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ, लास्ट टाइम उसके लेंथ के अलोंग रखा हुआ था, लास्ट टाइम जो पॉइंट चार्ज रखा था दैट वाज अराउंड अलोंग लेंथ। इस बार मैंने पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है लेंथ के, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो आपको इस पे फोर्स निकालना है, किस पे, हेलो, हाँ शायद से ब्लैंक हो गया था। I'll repeat the question. एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, there's a rod of length 10 सेंटीमीटर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक चार्ज रखा है, कितना चार्ज, 10 माइक्रोकूलम, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो लाइन चार्ज है which carries 10 माइक्रोकूलम over 10 सेंटीमीटर and there is a point charge of 10 microcoulomb placed at a distance of 5 centimeter from its center along its perpendicular bisector, उसके perpendicular bisector पे रखा हुआ। तो अभी आपको क्या करना है, आपको दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो you have to calculate force experienced by this one due to this और this one due to this। करो, दिमाग लगाओ। स्टार्ट मिला, स्टार्ट पिछले क्वेश्चन जैसे ही करना आपको। ये 10 सेंटीमीटर था समझो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। ये डिस्टेंस ले लो आप x, x ले लिया, और उसके ऊपर dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया, डिफरेंशियल एलिमेंट। इस पे जो चार्ज है वो dq है और ये चार्ज कैपिटल Q है। ये इस पे जो फोर्स लगाएगा रिपल्सिव होगा, इधर होगा, ये एंगल समझो मेरा थीटा। ये डिस्टेंस को मैं a लिख देता हूँ, राइट। ये डिफरेंशियल फोर्स है df। तो पहले आप डिफरेंशियल फोर्स का फॉर्मूला लिखो, एक्सप्रेशन लिखो। जो रॉड है उसको along द लेंथ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेंटर से x हाइट पे dx विड्थ का है, उस पे चार्ज dq है, जो पॉइंट चार्ज है वो कैपिटल Q है। ये इस पे फोर्स लगाएगा, df से डिनोट किया है, तो df क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q dq upon this distance, this is root of x square plus a square, x square
प्लस ए स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अरे मैन बोलो, नहीं समझा? अभी से नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करते हैं हम लोग, जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से जो फोर्स यहाँ लगा क्या सेम डायरेक्शन है? जैसे अगर मैं ये वाला एलिमेंट देखूं तो इसका फोर्स इधर लगेगा, ये जो एलिमेंट देखूं ये सीधा इधर फोर्स लगाया, इधर ये इधर लगाया, तो फोर्सेस आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। तो फोर्सेस acting on Q charge due to various differential elements is different, right? Is different in direction as well as magnitude. Different important यहाँ पर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो खैर अलग होता है यहाँ से। डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो आप इसको इंटीग्रल साइन के अंदर नहीं डाल सकते, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। वो रिजॉल्व डीएफ इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। यहाँ पे वो डायरेक्शंस मैं लूंगा एक लाइन के अलोंग जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे अपने, और एक इधर। तो ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो इधर हो गया डी एफ कॉस थीटा, डी एफ साइन थीटा। रिजॉल्व डी एफ अलोंग लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों के अलोंग आपको रिजॉल्व करना है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे, चेक फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए आपको चेक करना है विद डीएफ cos and sin components with different differential element cancel each other or not। शायद से स्टेटमेंट में मैंने कुछ कमी रख दी है। कहने का मतलब क्या, जैसे ये एक एलिमेंट है, इसका डीएफ इधर है, इसके ठीक इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरा एलिमेंट होगा, इसका डीएफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऐसा होगा कि उसका साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमेट्री है, अगर सिमेट्री नहीं होता, सपोज ऐसा रखा होता और ये इधर, तब कैंसिल होने के लिए कुछ नहीं था, बट इसका जो डीएफ आ रहा है और यहाँ एक एलिमेंट होगा उसका जो डीएफ आएगा, दोनों के साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो इन दिस केस व्हाट आई फाइंड इज साइन कंपोनेंट्स are symmetrically placed differential elements cancel each other, whereas cos components get added। अगर आप cos component देखोगे तो cos components get and ये देखो, इसका df cos थीटा जो आएगा और सबका ही df cos थीटा सेम डायरेक्शन में, और साइन साइन आपके कैंसिल हो जा रहे हैं, इसका साइन कंपोनेंट और इसका साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट?
तो मुझे साइन कंपोनेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कॉस कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना है। इसके लिए मैं बोलूंगा नेट फोर्सेस इंटीग्रल ऑफ डीएफ कॉस थीटा, ये लिखूंगा, राइट। अब मुझे रब करना पड़ेगा। आई बिलीव आपने कॉपी कर लिया होगा। एक दो स्टेप्स चलो मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। डीएफ, अब डीएफ का वैल्यू कितना था, इसको के से लिख देता हूँ, बाद में देखेंगे। के क्यू डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा। अब देखो इनमें से कौन कौन से वेरिएबल है, कौन से कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो। कैपिटल क्यू तो हर बार सेम है, बाहर आए। डी क्यू वेरिएबल, थीटा सबका अलग अलग होगा सारे डिफरेंशियल एलिमेंट का, और एक्स सबका अलग होगा। तो तीन वेरिएबल टर्म बच गए, डी क्यू बचा है, कॉस थीटा बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा है। तीन वेरिएबल हैं, आपको तीन वेरिएबल नहीं चलेंगे, अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, राइट। सो ये एक वेरिएबल में रिड्यूस करने की कोशिश करना है हमको। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट अस रिड्यूस हिम टू सिंगल वेरिएबल। आई विल प्रेफर थीटा। थीटा मेरे लिए कन्वीनियंट है, वैसे आप कुछ भी चूज करते हो, बट स्टिल आई विल प्रेफर थीटा। तो थीटा है तो कॉस थीटा ऐसे रख दिया। ओके, एक्स की वैल्यू देखते हैं। ये ट्रायंगल में tan थीटा इज x अपॉन a, तो x का वैल्यू कितना हो गया, a tan थीटा। ये वेरिएबल था, थीटा ही रखने वाला हूं, x हट गया, a tan थीटा आ गया। अब dq हटाना, dq सपोज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, तो dq शुड बी लैम्डा dx, राइट। अच्छा, dx क्या हो गया, x इज दिस, तो dx इज a, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो लैम्डा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये dq का वैल्यू हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट देयर, k q dq का वैल्यू लैम्डा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा इधर cos थीटा अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। सो k q लैम्डा अभी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। If I take a square common, this is 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is sec square theta. ये sec square theta cancel और एक a cancel, बचा नीचे a, अंदर बचा ये सब उड़ गया, इधर गया cos theta। cos theta का इंटीग्रेशन है sin theta। इंटीग्रेशन ऑफ cos theta is sin theta। तो k q lambda by, हाँ डाउट है किसी को? और थीटा की रेंज लोअर मोस्ट के लिए ये 5 5 है तो 45 डिग्री हो गया, ये 5 5 है तो 45 हो गया, तो पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 ऐसा लिख। तो साइन पाई बाय 4, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2 माइनस साइन माइनस 45 दैट इज माइनस 1 बाय रूट 2, तो के क्यू लैम्डा ए 1 बाय रूट 2 माइनस ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2 दैट इज 2 बाय रूट 2 और जस्ट रूट 2। तो फाइनल आंसर इज नॉट फाइनल आंसर, बिफोर सब्स्टिट्यूशन जो आंसर नजर आएगा मुझे वो होगा √2 लैम्डा अपॉन ए। आप डाल दो वैल्यूज, √2 के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ था, क्यू 10 माइक्रो कूलम था, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा था हमारा 10⁻⁴ और ए का वैल्यू था 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻, दैट विल गिव यू आंसर, राइट। कैलकुलेट कर लो, नेक्स्ट क्लास में आंसर रिपोर्ट कर देना, देखेंगे क्या आता है, राइट। चलो आई विल क्लोज हियर, नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉपर्टीज और थैंक यू सर।